नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनकाउंटर में। सहयोगी योगेश शर्मा के साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल जी हैं, जो कि अक्सर अपने अलग अंदाज और शैली की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। बहुत स्वागत है हनुमान जी हमारे इस खास शो में। धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव बेनीवाल भी विधायक रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के हनुमान बेनीवाल अध्यक्ष बने और उसके बाद अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विधायक बने और अब संसद के सदस्य हैं। खांटी उनकी शैली रहती है, चाहे जनता का मंच हो या फिर लोकसभा। हनुमान जी, आपने बजरी को लेकर बहुत सवाल खड़े किए। बेबाकी से आपने लड़ाई लड़ी, बजरी माफियाओं के खिलाफ बोले, लेकिन आपके ही विरोधी आप पर ही सवाल खड़े करते हैं कि आपकी ही साठगांठ बजरी माफियाओं के साथ है, आप उनको सपोर्ट करते हैं। हम बात करें कांग्रेस नेता हरीश चौधरी की, जो सीधे तौर पर आप पर उंगली उठाते हैं। देखिए, वो तमाम लोग उंगली उठाएंगे जो कहीं न कहीं बजरी का काम कर रहे हैं। मैंने तो राजस्थान के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि ये सबसे बड़ा राजस्थान का घोटाला 3 लाख 4 लाख करोड़ का घोटाला है राजस्थान का, सबसे बड़ा। और इसके अंदर हम आजकल के अंदर ही हम बीच में चूँकि प्रदर्शनों के अंदर बिजी थे, फिर लोकसभा चल रही थी, ईडी दफ्तर का घेराव भी करेंगे। हमारे पास वो सारे कागजात है, किस तरह ये अवैध माइनिंग करते थे, किस तरह नदी का स्वरूप इन्होंने बिगाड़ा, किस तरह अंडरलोड ओवरलोड का जो खेल इन्होंने खेला। और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता इनके साथ, उनकी सूची भी हम जल्दी जारी करेंगे कि वो विथ डॉक्यूमेंट सबूत है, यानी आपके हाँ, पास उन सबके नाम के साथ। तभी ईडी के अंदर देंगे ना हम कागज सारे। वो जल्दी हम करेंगे, आगामी 2-5-7 दिन ईडी दफ्तर का जब हम घेराव करेंगे। अगर हम खाली आरोप ही लगाते हैं, विरोध इस तरह थोड़ी कर पाते हैं। ईडी सीबीआई हमारे घर भी आ जाती है, आई तो नहीं अभी तक, दम ही नहीं है सरकारों के अंदर। हम बिल्कुल जो कहते हैं वो करते हैं। और लड़ाई अगर किसी ने राजस्थान में लड़ी, पार्टी बना के लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी ने करी, तो 70 साल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ही करी है। ये नौजवानों का और किसानों का आशीर्वाद है। आप ना तो बीजेपी के साथ हैं, ना आप कांग्रेस के साथ हैं, उसके बावजूद अशोक गहलोत आपकी कोई बात नहीं टालते। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप कोई बात कहते हो तो वो आपकी बात सुनते हैं। आपके आंदोलनों के दौरान भी आपकी बात सुनी। और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी आपके संपर्क में रहता है, वो भी आपकी बात नहीं टालता। तो किस और जा रही है आरएलपी की राजनीति, आपकी राजनीति? देखिए, मैंने कोई अशोक गहलोत से कोई अलॉटमेंट किया तो लिए कहा नहीं भाई मुझे अलॉटमेंट कर दो या कोई एजेंसी दिला दो। मैं कह रहा हूँ आंदोलन के अंदर जो हम चाह रहे थे नहीं हुआ अभी तक। हम ये चाह रहे थे कि बजरी का जो आंदोलन था, जो 11 हमने बड़े प्रदर्शन किए, चाहे रीट के एग्ज़ाम की बात थी जो लोकसभा के अंदर भी उठाया, पेपर लीक की जो घटनाएं, आरपीएससी के खिलाफ जो आंदोलन था, हम उसमें सीबीआई जांच की डिमांड हमेशा करते थे, नहीं करी सरकार ने। और रही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बात, तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई मेरे संपर्क में नहीं, चूँकि लोकसभा चलती है तो हाय हेलो वहाँ सब लोगों से होता है। आपको पता है कि अगर मुझे इनके करीब रहने का शौक़ होता तो 2003 से लेकर अभी तक मैं सरकारों से लड़ा। और दिल्ली के अंदर ये बात चलने लग गई कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट राजस्थान के अंदर लाएगी। मैं आपको इतना ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि न अशोक गहलोत मेरे कहने से काम करते और न भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है। हाँ, मैं गरीब आदमी, शोषित पीड़ित जवान किसान की बात हमेशा उठाता हूँ। अभी छात्र संघ का ही मुद्दा आप देख लें, जिसमें बीजेपी मौन हो गई। कांग्रेस चुनाव नहीं करा रही, इसलिए नहीं करा रही है कि दोनों पार्टियां हार रही है। प्रमुख विश्वविद्यालय जोधपुर जयपुर, दो में अगर हारती है तो चुनाव के समय उनको लगता है भाई नौजवान किस दिशा में जा रहा है, तो चुनाव का रिजल्ट इफेक्ट नहीं हो, इसलिए बीजेपी ने मौन स्वीकृति दे दी चुनाव मत कराओ। लेकिन उसमें भी एक ही पार्टी बोल रही छात्र संघ के लिए, आरएलपी। आपने आवाज उठाई छात्रों के हित में छात्र संघ चुनाव को लिए, आपको लगता है कि फैसला सरकार बदल लेगी? देखिए, प्रयास करेंगे। देखो, अपन लड़ाई लड़ी जाती है, हार जीत का पता नहीं चलता। लड़ाई अच्छी लड़ेंगे राजस्थान के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। और इतिहास याद रखेगा कि आरएलपी ने लड़ाई लड़ी थी 2023 की राजस्थान। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आप पर आरोप भी लगाए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आपकी पार्टी ने जानबूझकर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए ताकि कांग्रेस को उपचुनाव में फायदा मिले। और अगर बात कर रहे हैं वल्लभ नगर, सहाड़ा, तीनों सीट की, हाँ सुजानगढ़ की, लेकिन अगर परिणामों पर गौर करें बाई इलेक्शन के, तो नजर भी ये आता है कि इससे नुकसान, आपके कैंडिडेट से नुकसान बीजेपी को हुआ। कितनी सच्चाई इस आरोप? देखिए, बीजेपी आरोप तो लगाती है, लेकिन बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल की वजह से 25 जीत गए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं वो सारे? मेरे में ताकत है ना,
ताकत थी वो दिखा दी लोगों ने, बल्लभनगर, सुजानगढ़, साड़ा, सरदार शहर। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी शुरुआत जीरो से, कांग्रेस का वोट बैंक है और बीजेपी का वोट बैंक है, ओबीसी का वोट बैंक, जनरल कास्ट का वोट बैंक, जो बीजेपी को वोट करता है। लेकिन इस बार राजस्थान में नौजवान नया बदलाव चाहते हैं। जिस तरह अपराध बढ़े, जिस तरह राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं की बदनामी पूरे देश के अंदर हुई, जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, जिस तरह सरकारों को गिराने का बदलाव चाहती है यानी बीजेपी प्रयास किया, नहीं दोनों से ही मुक्ति चाहती है। जिस तरह अच्छा, दिल्ली के कांग्रेस, अंदर, बीजेपी दोनों। जिस तरह दिल्ली में हुआ, दोनों पार्टियां हारी, थर्ड पार्टी जीती। पंजाब के अंदर हुआ, अकाली और कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया कि हम दोनों को नहीं चाहते। ये राजस्थान के अंदर भी बदलाव चाहते हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 130-40 जीत जाऊंगा, लेकिन जो थोड़ा सा इलाका खाली है। मैं बीच बीच में आपको कहता था कि कांग्रेस के जो नेता अलग बात करते थे और वो अगर पार्टी बना लेते तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनकी पार्टी मिलकर राजस्थान में बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दड़ों में बंटी हुई है, गुटों में बंटी हुई है, इनकी कोई पार्टी के प्रति आस्था नहीं। एक एक सीट पर 30-30 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, उनकी आस्था है टिकट पे। कह रहे हैं मोदी जी पर आस्था है, उस पर किसी पर आस्था नहीं, एमएलए कैसे बना, ये आस्था है। तो निश्चित रूप से आरएलपी इस बार राजस्थान में ऐसा चमत्कार करेगी जिसका अंदाज भी किसी को नहीं होगा। राजस्थान की राजनीति में आपके विरोधी भी और कई प्रमुख लीडर्स ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल केवल जाट वर्ग के नेता हैं और जाट वर्ग में भी जो युवा है वो आपके साथ है, जो प्रबुद्ध है, वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, बुद्धिजीवी है, वो आपके साथ नहीं। तो ये एक फ़र्क क्यों पैदा किया जा रहा है, इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, मेरी पार्टी के अंदर हम 3 विधायक चुन के आए थे और 25 जगह हमने अच्छे वोट लिए, 20,000 से लेके और 55,000 तक वोट आरएलपी पार्टी का आए थे। पिछली बार सारी सीटों में मैंने चुनाव नहीं लड़ाए। कई जगह आप ये समझ सकते हो मैं साफ सुथरे मन का व्यक्ति हूँ, मदद भी कर दी लोगों की। कई जगह चुनाव लड़ाए नहीं, मैंने कहा ठीक है अपनी नई पार्टी है, सत्ता में हम आ नहीं पा रहे हैं, संसाधन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ नहीं था साहब। जब हमने 29 अक्टूबर 2018 को पार्टी की घोषणा करी थी, उस समय जब पार्टी की घोषणा करी योगेश जी, उससे जब मेरा भाषण का नंबर आया ना कि मुझे मंच पे बोलना था, मुझे घोषणा कर दी, उस समय मेरा सिंबल मिला। उसी समय 1 बजे मेरा सिंबल मिला और 2 बजे मेरा स्पीच था। ये सब ये ईश्वरीय शक्तियाँ ही कह सकते हो आप। अगर सिंबल एक दिन लेट होता तो रैली में सिंबल की घोषणा थोड़ी कर पाता। तो जैसे मैंने कहा बोतल का चिन्ह है, तो बोतल देखो लाखों लोगों ने बोतल पानी की लहराई थी। और जो लोग समाज की बात करते हैं, बड़ी पॉपुलेशन हमारे समाज की राजस्थान के अंदर है। आपने देखा होगा 31 की जो जनगणना के आंकड़े थे, लोगों को पता नहीं, मैं पहले भी कहता था कि जाट के बाद ब्राह्मण 2nd नंबर वोट था 1931 के अंदर। जी बिल्कुल। सारी जातियों में अवेयरनेस आई, आरक्षण के बाद हर जाति शिक्षित और पॉलिटिकल रूप से भी अपना हर जगह प्रभाव चाहते हुए हमारे पॉलिटिकल लोग आ गए। तो जब मैं विधायक 18 में जीता तो एक मेरे साथ 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक में लेके आया जी। और बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। तो मैं अगर मेरे समाज का ही नेता होता तो ऐसी के एमएलए मेरे साथ कैसे जीतता है बताओ मुझे। बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार, सोशल इंजीनियरिंग किया आपने। बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार 2nd नंबर है, बीजेपी 3rd चले गई। उनके पास साधन है, संसाधन है। दोनों पार्टियां राजस्थान के अंदर 70 साल से राज कर रही है और उन दोनों पार्टियों के बीच एक व्यक्ति ये लेके चल रहा है कि मैं बदलाव करूंगा राजस्थान के अंदर, और लगातार लड़ रहा है। और वो माफियाओं से लड़ रहा है, अपराधियों से लड़ रहा है और ईमानदारी से अपना काम भी करा है। आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि बीच में जब ये आपके लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी जाट महासभा का एक कार्यक्रम हुआ, आप मंच पर गए नहीं, तो ये बात उठी कि आपके समर्थक युवा, किसान वर्ग के युवा हैं और जो प्रबुद्ध जाट है, जो वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आपके साथ नहीं। आप भी जानते हो महासभाएं क्या होती है क्या नहीं, सब इनको महासभाओं करने से वोट थोड़ी मिलता है। लेकिन महासभा का आयोजन करा रहे खुद 4थे नंबर पर थे हम अपने इलाके में, इससे वोट नहीं मिलता। चलिए, आप कह रहे हैं कि सब आपके साथ है, लेकिन फिर भी आप पर ठप्पा तो एक जाति का लगा हुआ है। लेकिन आप सभी तो मेरी जाति जो है वो लिखनी पड़ती है ना, नहीं, वो तो लेकिन लोगों लगेगा ही ठप्पा, जो जिस जाति का वही माना जाएगा। इलेक्शन में, चुनाव के वक्त में कैसे अन्य जातियों को लेकर जाएंगे, क्योंकि नागौर में तो सर्व समाज रहता है, सभी लोग रहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ फायदा नुकसान तो दोनों होता है। आप ऐसा है कि जो जाति, ये मैंने तो बनाई नहीं जाति व्यवस्था, ठीक ये है। तो हमें जन्म से पहले हजारों साल से जाति व्यवस्था मिली। जैसे योगेश जी ब्राह्मण है, आप जैसे आप भी ब्राह्मण हैं, मैं जाट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी ने राजस्थान में जो 57 उम्मीदवार उतारे उनमें 3 राजपूत भी थे, ब्राह्मण भी थे, मीणा, गुर्जर, यादव,
एससी, जाट, मुस्लिम तमाम लोगों को उम्मीदवार विधानसभा में ये तस्वीर देखने को मिलेगी सर्व 100% समाज की मिलेगी। टिकट को लेकर ये या मैं आपको कह चुनाव रहा हूं लड़ने कि कैंडिडेट ऐसे को लेकर। हाँ। इस बार राजस्थान में ऐसी तस्वीर मिलेगी जिसकी परिकल्पना राजस्थान के अंदर नहीं की, और ये सही बात है क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री में कभी पार्टी बनी नहीं थी, इसलिए आपको ऐसा सबको लगता है कि दो ही पार्टी कांग्रेस और बीजेपी। ये आप क्यों नहीं सोचते कि पिछली बार बीजेपी को 72 पे किसने रखा और कांग्रेस को 99 पे वेंटिलेटर पर ले आया। ये आरएलपी का जवान था जो कह रहा था कि हमें नया परिवर्तन चाहिए, तो इस बार तो उठ गया जवान सारा राजस्थान चलिए के हनुमान अंदर। बेनीवाल जी आप और बिल्कुल एक मैं ये कह रहा था कि अब की बार जो नया वोट है, जो पहली बार वोट करेगा, उसने इस भ्रष्टाचार की, अपराध की इस राजस्थान की तस्वीर देखी, वो पहला वोट करने जा रहा है। वो कह रहा है बदलाव चाहते हैं राजस्थान का, चाहे शहरी हो चाहे गाँव का हो, चाहे उसकी किसी भी कोई भी जाति हो। वो जब रेलवे स्टेशन में जाता है, बस स्टैंड में जाता है, या किसी थाने तहसील कचहरी के आगे से गुजरता है, जब आरपीएससी के हालात देखता है, वो कर्मचारी चयन आयोग को देखता है, वो कहता है कि मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूँ जहाँ रोजगार मिले, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो। तो 50 लाख मतदाता जुड़ गया और ये 20-30 लाख और जुड़ जाएंगे आपके जब अक्टूबर तक होगा। मुझे लग रहा है कि वोट जाएगा 70-80 लाख। आपका अभियान है सदस्य सत्ता की ओर। पहला जो वोट होगा वो वोट 80% आरएलपी ठीक है, पार्टी को यानी आप ये जाएगा। कह रहे हैं कि अब तक जो तय है वो तय है, लेकिन जो नए वोटर्स आएंगे वो वो जुड़ेगा साथ ही, में जाएंगे जुड़ेगा। आरएलपी के। उसमें और जोड़ो ठीक है, आप, पिछली बार हमने कैंडिडेट नहीं लड़ाए थे, 57 लड़ाए थे, 200 लड़ाए तो 20 लाख वोट लेते, इस बार पूरे 200। 100% 200 लड़ाएंगे। ठीक है। लेकिन हनुमान जी, कांग्रेस का ये वोट बैंक रहा है, परंपरागत किसान वोट, और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शेखावाटी के जाट नेता हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी ने सतीश पूनिया को हटा दिया, लेकिन बीजेपी से भी कई जाट नेता अब नए नए जुड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो समीकरण देख रहे हैं, इसमें आरएलपी कांग्रेस के वोट बैंक में और बीजेपी के किसान वोट बैंक में कैसे सेंध लगाई? आज जिनका आप कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा कार्यक्रम था, आप देख लें, वहाँ 10,000 के लगभग लोग थे, और कैसा कार्यक्रम था, और कौन उसको लीड कर रहा था, कौन बोल रहा था, कौन जा रहा था, उससे आपको अंदाज लग जाएगा। तो चुनाव को 2-2.5 महीने तो बाकी है। अब जो निकल पड़ा सड़क पे, जिसने हाथ में झंडी ले ली, जिसने नारा लगा दिया, वो तो उधर ही जाएगा। अब कोई डर थोड़ी रहा है लोगों के। आचार संहिता के बाद सारा नौजवान सड़कों पे होगा। थोड़ा बहुत डर अगर कहीं है, कुछ लोग लग रहे हैं कि भाई अभी भी वो सरकार के माध्यम से, दूसरे माध्यम से अगर कर रहे हैं। और बीजेपी की भी पोल खुल गई राजस्थान के अंदर। बीजेपी को ये लगता है कि लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा मिल गया, तो कहाँ गया मुद्दा? वो तो 3 पेज खुले, उसके बाद का क्या हुआ? कहाँ गए फिर उसके बाद? अब आप बताओ। तो लाल डायरी मेरी नज़रों में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाल डायरी के अंदर जब आगे के पेज खुलेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आएंगे, इसलिए रुक गया। तो वही होना है, तो वही हुआ था। चलिए देखते लाल डायरी में अब आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन हनुमान जी, ये चर्चा आगे जारी रहेगी क्योंकि बेबाकी से सवाल तो है ही, लेकिन जवाब भी आपके उसी अंदाज में है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हनुमान बेनीवाल जी से बातचीत लगातार हमारी जारी है। हनुमान जी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे आप या अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि सचिन पायलट ने तो आपकी बात मानी नहीं। आगे के क्या समीकरण रहेंगे, क्या राजनीतिक प्लानिंग रहेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की? देखिए, हमने एक बात ये शुरू से कही थी कि कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के तमाम उन दलों से जो शोषित पीड़ित की बात करते हैं, या वो दल जो कांग्रेस बीजेपी के साथ बिना गठबंधन के लड़े, उनसे गठबंधन के रास्ते खुलें। अब आम आदमी पार्टी के साथ मेरी कोई गठबंधन की अभी तक तो कोई ऐसी बात हुई भी नहीं, और आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा प्रभाव राजस्थान के अंदर मुझे लगा नहीं कहीं पे। क्योंकि पिछली बार के आप वोट से देखोगे तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी बहुत नीचे थी राजस्थान के अंदर। हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री से मेरे व्यक्तिगत दोस्ती है, जब वो MP थे, वो कार्यक्रम के अंदर आने से ये चर्चा भी चली। और ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी के जब दिल्ली की सरकार के खिलाफ बिल लेके आई दिल्ली गवर्नमेंट, जब उनके अधिकार वापस लिए थे जो कोर्ट के निर्णय के, उस समय भी हमने उनका साथ दिया। वो एक विपक्ष के रूप में हम साथ थे। लेकिन यहाँ कोई गठबंधन का ऐसा अभी तक आम आदमी पार्टी से कोई बातचीत हमारी हुई भी नहीं। और हाँ, दूसरे जो लोग हैं शोषित पीड़ित की जो बात करते हैं, ट्राइबल की जो पार्टी है, या जैसे BSP है, तो इनसे पिछली बार 18 के अंदर भी मेरी गठबंधन की बात चली थी। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि गठबंधन अगर होगा तो हम सब मिलके हमारी शर्तों में गठबंधन होगा। ऐसे नहीं कोई जबरदस्ती कोई थोपा जाए। अगर गठबंधन नहीं होगा तो 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपकी एक और बात बड़ी आपकी पार्टी को लेकर बहुत ज़रूरी है, कई नई पार्टियों का जन्म हो गया, और ख़ास तौर पर चौटाला की पार्टी राजस्थान आ रही है, जननायक पार्टी,
तो क्या लगता है उस पार्टी का मकसद क्या होगा? क्या लाई गई है या अपने आप आई है? बीजेपी के लोग ला रहे हैं, बीजेपी के लोग ला रहे हैं मेरे लिए। ऐसे तो कई लोग और उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा? ना ना। वो तो अब तो जब टारगेट आपको कर रहे हैं? जब मैं खुद हरियाणा यूपी और जब आपको पहलवान का इशू देखिए, हाँ बिल्कुल। जो पहलवान बेटियां हरियाणा की थी ज़्यादातर, उत्तर प्रदेश के हमारे बच्चे थे, जब उनके सांसद उनके लिए लड़ने गए, मैं ही गया सबसे पहले लोकसभा के अंदर वहाँ। और तमाम आप देखिए हरियाणा जो के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उसमें 50 बच्चों ने शहादत दी। उनका मामला अगर 1 दर्जन बार लोकसभा में उठाया, जो गलत मुकदमे बच्चों पर दर्ज करके सरकार ने अंदर डाला, तो मैं ही कर रहा हूँ सारा प्रयास। जब हरियाणा में उनकी दुकानदारी बंद होगी, राजस्थान में कौन मानेगा? राजस्थान का जवान तो इस बार खुद ये चाहता है कि हमारी बड़ी मुश्किल से तो हरियाणा और यूपी के झंडों से पीछा छुड़ाया मैंने राजस्थान के अंदर, क्यों झंडा हाथ में लेगा बताओ मुझे। और उनका आप भी जानते हो कैसे वो बीजेपी के अंदर सेट है, किस तरह की जांचें हुई, कैसे जेलों में रहे, तो उनका इतिहास लोग यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला उनको। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो वो 500 वोट मिले से कौन थे, 500 भी का फिगर भी, इतना बड़ा उफान इस बार राजस्थान के नौजवानों के अंदर। हनुमान जी, ये आम चर्चा है कि इस बार हनुमान बेनीवाल विधानसभा के चुनावी समर में उतर सकते हैं। खिवसर से अगर उतरेंगे तो आपके भाई का भविष्य क्या रहेगा, या फिर कोई और दूसरी सीट का चुनाव करेंगे, अगर ये बात सत्य है तो? अभी ऐसा है कि ये सही है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, कहाँ से लड़ूंगा कहाँ से नहीं लड़ूंगा ये मुझे तय करना है। और रही भाई की बात, तो आपने राजस्थान की राजनीति के अंदर देखा होगा कि अपने भाई को कोई नेता आगे लेके कभी नहीं आया। ये हनुमान बेनीवाल ही था जिसने अपने भाई को आगे लाया और भाई को विधायक भी बनवाया। सारी बात हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जहाँ से चुनाव लड़ना होगा, फिर भी कोई दूसरी सीट है क्या नजर में? मैं कह रहा हूँ राजस्थान में ऐसे 50 सीटें हैं जो लोग चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल वहाँ से चुनाव लड़े, ये चाहते हैं लोग। आपको लगता है कि जहाँ आरएलपी को फायदा हो उस जगह से जाके चुनाव लड़ना चाहिए? ये सारी बातें अगला एनकाउंटर जब आप करोगे उसमें बता दूंगा मैं, लेकिन ये तय है कि मैं पहले विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। एक सीट से तो तय है और सेकंड का भी मन बन सकता है, 2 सीटों से एक साथ हो सकता है। हाँ, तो ये बड़ी बात है, 2 सीटों से चुनाव लड़ना अपने आप में आरएलपी प्रमुख के नाते। लेकिन भाई लड़ेंगे वहीं से? अभी तय कर लेंगे ना सर, हमारा कोई ऐसा मनमुटाव। मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान की राजनीति के अंदर आप कोई नेता मुझे एक नाम बता दें जिसने अपने भाई को पॉलिटिक्स में कोई लेके आए, बताएं मुझे एक नाम। यानी ये तय है कि हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे, उनके भाई भी लड़ेंगे, कौन किस सीट से लड़ेगा ये अभी तय नहीं। 2024 में सांसद का तो फिक्स है, आप लड़ेंगे? अभी देख लेंगे ना, तभी 23 चल रहा है। हाँ 23 चल रहा है, 23 के बाद 24 आ जाएगा। 23 में अगर हम सत्ता में आ जाते हैं राजस्थान में तो जरूर थोड़ी लड़े वो। एक आपका दिल का प्रश्न कर लेता हूँ, जो आप डॉक्टर साहब के आप दोस्त रहे, इन दिनों किरोड़ीलाल जी के साथ जोड़ी जो आपकी पुरानी थी वो नजर नहीं आ रही कहीं, वो भी आपके समर्थन में उतरते नहीं जनता है? पार्टी में चले गए ना वो तो, मर्यादाओं से बंध गए? नहीं बीजेपी के अंदर चले गए और मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब। और मेरी शुभकामनाएं को मंत्री बने, उनकी इच्छा है। लेकिन उनकी पार्टी उनकी इच्छा है वो केंद्र में मंत्री एक बार बने, बहुत इच्छा है उनकी। और मेरी शुभकामनाएं कि जल्दी जल्दी वो शपथ ले ताकि हमारे भी छोटे मोटे काम हो जाए। नहीं, लेकिन उनकी पार्टी उनके मूवमेंट का उतनी पुरजोर तरीके से समर्थन नहीं करती। बीजेपी तो करती नहीं ना किसी का। बीजेपी ने कब विपक्षी भूमिका निभाई बताओ मुझे? 5000 की भीड़ नहीं कर पाते सारे लोग मिलकर। आपने देखा नहीं किस तरह कह रहे मेरी तरफ आना तो पानी मेरी तरफ छोड़ो, फोटो छप जाए। आपने एक बीजेपी बड़े नेता को देखा मैंने, जो अंदर से वो क्या, जब उस गाड़ी के अंदर पुलिस वाले में गिरफ्तारी दी, तो मेरा मित्र है पुराना, तो बार बार अंदर से कह रहा मैं यहाँ हूँ मेरी फोटो लो, अंदर से यूँ कर रहा है। अरे क्या हालात है बीजेपी के लोग, सिर्फ फोटो छपवाना, बयान देना, सड़क पे नहीं जाना। सड़क पे तो आपको आरएलपी लड़ती नजर आएगी। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा नाटक है, ये सड़कों पर उतरकर ये आंदोलन करना और प्रदर्शन करना? इनका प्रदर्शन हो कहाँ रहे, कौन सी जगह है? कोई बाहर जाके कर रहे हो? राजस्थान में मैंने इनका प्रदर्शन कोई देखा नहीं। और ये बीजेपी के लोग जितने बड़े कार्यक्रम करें, इतनी तो मैं जन सुनवाई करता हूँ कई जगह। मैं बता रहा हूँ 10-10 हज़ार लोग मेरी जन सुनवाई में आते हैं। अच्छा बेनीवाल जी, इस बार आपकी बोतल क्या कमाल करेगी? किस मुख्य पार्टी के लिए दिक्कतें खड़ी करने वाली है? दोनों के लिए बराबर से, कोई एक का पलड़ा भारी नहीं है? ना ना, वो तो फिर अब देखिए वो तो ये, क्योंकि जो नौजवान वोट है वो दोनों पार्टियों के अंदर नौजवानों का वोट जाता है, और नौजवान वोट ज़्यादा आरएलपी की तरफ जाएगा। और जिन सीटों पर हम सेकंड रहे पिछली बार, ये आप इतिहास उठा के देख लें, पंजाब के अंदर जिस तरह आप पार्टी आई थी तो लोग दूसरे कयास लगाते होंगे, अब हम पॉलिटिकल हमारा दूसरे तरीके से हम करते हैं। क्योंकि जो सेकंड सीटें थी ना, सेकंड नंबर, वो सारी जीत गई, वो मैक्सिमम जो सेकंड नंबर थी। और अच्छा वहाँ जीत गई, और कांग्रेस के अंदर उठापटक हुई, तो लोगों ने कहा ये ऐसे रखा ले तो ले आओ एक तरफा, तो दे दिया लोगों ने। कोई बड़ी बात नहीं, राजस्थान की जनता, और जनता बदलते हुए देर नहीं करती और लंबे समय तक याद भी नहीं रखती किसी चीज़ को। मूड बन जाए जवानों का
कि बदलाव कर दो यार, छोड़ो ये रोज रोज का टंटा खत्म करो, तो हो सकता है राजस्थान का। लेकिन गाँव से तो आरएलपी को इतना जबरदस्त, देखिए मैं हार कहाँ रहा हूँ, आप सरदार शहर का चुनाव अगर देखेंगे योगेश जी, तो उसमें गाँव से मैं लीड लेता हुआ नजर आता हूँ। बिल्कुल सही है। लेकिन शहर के अंदर आते मेरे वोट 500, 700, 1000 हो जाते हैं। जिन कॉन्स्टेंसी के अंदर शहर नहीं है, जैसे मेरी विधानसभा है, वो सिटी है ही नहीं, कोई 10,000 का एक गाँव 12,000 का आता है। इस राजस्थान में 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ बड़े कस्बे नहीं है, वो तुम सीटें ले रहा हो ना सीधी, तो वो आप मान के चले कि एक तरफा वो आपके आरएलपी के हैं। नहीं, लेकिन नागौर के आगे कहाँ तक नजरें गड़ी हैं, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ने का नागौर, इरादा रखते जोधपुर, हैं? बाड़मेर, पाली, जालोर, यहाँ तो हमारा वन वे चलेगा साहब, पैकिंग हो गई वोटों की, आप कभी घोषणा करा तो रेडी हैं सारे वोट। अब रही आप देखिए जो हमने प्रयास किया, जी, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, आप चलते चलें, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, जहाँ 2 सीटों बाई इलेक्शन लड़े, सीकर, झुंझुनू, जयपुर की 13 सीटें, जहाँ पिछली बार 6-7 सीटों में 45,000 से लेके 30,000, 20,000 कोटपुर से लेके बगरू, दूधू तक लिए, अजमेर, फिर भीलवाड़ा आप आ जाए, आसीन में 45,000 के लगभग वोट आरएलपी ने लिए, कपासन में 30,000 लिए, बल्लभनगर अभी हमने 50,000 लिए, भरतपुर के अंदर भी पिछली बार वोट हमारा कम आया होगा, लेकिन नदवई की सीट पे 7,000 के लगभग वोट आरएलपी पार्टी ने लिए। नवलगढ़ के अंदर आप देखिए, सीकर में 30,000, नीम का थाना के अंदर 30 के लगभग, तो तमाम जगह जहाँ भी लड़े थे। और इस बार जबरदस्त तरीके से हम मतलब आगे बढ़ेंगे। और मारवाड़ हमारा पैक है, मैंने आपको कह दिया ना कि मारवाड़ तो पैक है, वोटों में बदल गया। मारवाड़ की जो 43 सीट है उनमें 40 सीट पे फर्स्ट सेकंड की लड़ाई आरएलपी पार्टी, फर्स्ट या सेकंड। ऐसा कहते हैं कि आप खुद बायतू जा सकते हैं? अभी कोई ऐसा मैंने आपको बताया ना, कोई मैंने मन नहीं बनाया कहाँ से लड़ेंगे। एक सीट से पक्का लड़ूंगा और 2 का मैंने कह दिया 2 से भी विचार कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ कहीं बूम लाना हो तो भर देंगे फार्म, लेकिन 50 जगह डिमांड आ रही है कि हनुमान जी आप हमारे यहाँ से लड़ो, हमारे यहाँ से लड़ो। फिर एनडीए से जुड़ने या आईएनडीए से बेनीवाल जी कौन सी चाल चलेंगे? देखिए कोई चाल नहीं चलूंगा मैं, एनडीए ने भी प्रयास किया मुझे जोड़ने का और आईएनडीए ने भी किया, दोनों के साथ नहीं जुड़ा। मेरी चाहे मैं अकेला हूँ, लेकिन लोकसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर मैं खड़ा रहा, अग्निपथ, सेना का सम्मान लौटना चाहिए, अग्निपथ वापस होना चाहिए, जो ईआरसीपी राजस्थान का, इसके अंदर चाहे लोग कहते हैं मैं स्टेट गवर्नमेंट का फेवर कर रहा हूँ, मैंने एक ही बात हमेशा कही कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित जो होती है वो केंद्र का ही पैसा होता है उसके अंदर पूरा। ये सारी दिल्ली वालों की चूक है इस मामले में। दिल्ली वालों को भाषणबाजी करने के बजाय इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना क्या लगता है दिल्ली की चूक हो गई है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को घोषणा करनी 100% चाहिए। हो ही गई। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय परियोजना जब ही घोषित होगी जब देश चाहेगा, वो तो दिल्ली करेगा, तो दिल्ली वाले नहीं करें जानबूझ के इस बात को। ये मैंने आरोप लगाया ना उन पर, कई बार लगाया। 13 जिलों में असर होगा। 13 जिले, तो 13 इसका जिले असर होगा, राजनीतिक असर। देखिए चुनाव से योगेश जी 6 महीने पहले राजस्थान की जनता मन बना लेती थी पहले कि किस पार्टी को हराना और किसको जिताना। जैसे पिछली बार ये मन बना लेता है कांग्रेस को घर बिठाएं, 21 पे कांग्रेस आ गई, बिल्कुल सही बात। और फिर बाई इलेक्शनों में 3 जगह वापस जिता दिया। जी, राजस्थान की जनता ने इस बार कोई मन नहीं बनाया। राजस्थान की जनता देख रही है क्या करना क्या नहीं करना, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहे हैं वो भी देख रही है, कांग्रेस बीजेपी मिलकर क्या क्या खेल खेल रही है। तौर पर क्या आरएलपी ही जनता को नजर आ रही राजस्थान में? मैंने आपको कहा ना कि करीब 100-125 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होगी जहाँ आरएलपी जबरदस्त तरीके से अपना प्रभाव छोड़ेगी। कहने का मतलब है कि आपकी बगैर राजस्थान की अगली सरकार नहीं हो बनेगी। ही नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती। कैसे बनेगी? एक पार्टी 3rd नंबर जाएगी कांग्रेस बीजेपी में से, ये भी तय है। तो हंग असेंबली आएगी, आ गई जी, कोई बड़ी बात नहीं। हम प्रमुख दल के रूप में कह रहा हूँ, अगर गठबंधन बैठ जाए हमारा छोटे दलों से, बीएसपी से बैठ जाए और वो वोट आ जाए बीएसपी का, तो बन ही गया। और क्या होता है, तो वोट से तो बनता है। कब बहन जी से बात करेंगे आप? कर लेंगे। वो तो लेकिन बचपन में नेता मेरे साथ सांसद सारे बैठते हैं लोग, अच्छे संबंध। लेकिन अहम वजह क्या है? क्योंकि नकारना है बीजेपी कांग्रेस को इसलिए आरएलपी, या आरएलपी में कुछ खास इस वजह से सिर्फ आरएलपी? आरएलपी ही लड़ रही है लगातार। एक तो राजस्थान का हर व्यक्ति, जब राजस्थान की बात आती है ना, तो राजस्थान की बात आती है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा राजस्थान, मेरा राजस्थान। अब दिल्ली के अंदर जाते हैं तो मैं जब शुरू में गया था तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि आरएलपी पार्टी ऐसा कुछ हो सकता है। एनडीए छोड़ा, लेकिन सरदार शहर उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में बीजेपी के नेता बात करने लगे, कांग्रेस के नेता करने लगे कि आरएलपी मजबूती से राजस्थान में बढ़ रही। हाँ, संसाधनों की हमारे पास कमी है, कुछ और जो होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सामाजिक वो सोशल इंजीनियरिंग करके हम कैसे करें, वो सारी चीज़ भी होगी। देखिए बड़ी बड़ी जो जातियाँ राजस्थान में, इनके बड़े बड़े नेता आगामी दिनों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करते हुए आपको नजर आएंगे। चलिए, बहुत लंबी बातचीत हुई और हनुमान बेनीवाल जी आज भी छात्र नेता की तरह ही बोलते हैं, भले वो संसद के सदस्य हैं
और वही अंदाज, वही शैली जो हम कभी सुना करते थे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र कैंपस के इस द्वार पर, जहाँ ये गरजते हुए नज़र आते थे एक ज़माने में। एनकाउंटर में आज इतना ही, फिर नई शख्सियत के साथ, नई हस्ती के साथ हम हाजिर होंगे। मैं और श्वेता मिश्रा अवस्थी विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।